सुनिए बंटी की मम्मी, तुमने देखा वर्षा के बाल कितने घने, लंबे और काले हैं। पूरे गांव में उसके बालों की चर्चा होती है। अरे हाँ, सही कह रही हो राधिका की माँ। उसके बाल कमर से भी नीचे आते हैं, जमीन को छूते हैं। अगर वो खुले बाल रखती है तो काली नागिन की तरह उसके बाल लहराते हैं। हाँ, गांव में सभी लोग उसके बालों की तारीफ करते हैं और तो और सभी उसे पसंद भी करते हैं। अरे छोड़ो, हम भी क्यों उसके बालों की बातें करके अपना जी जला रहे हैं। सूरजनगर में रहने वाली वर्षा के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। सभी गांव के लड़के वर्षा को पसंद करते थे और वो उसे छुप छुप कर देखा करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। वर्षा अपनी माँ के साथ छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वर्षा की माँ वर्षा के पिता के जाने के बाद दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही एक दिन काम करके मीना घर वापस आती है। तभी माँ, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो और कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हो, लेकिन मैं माँ होने का फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। मैं तुझे सिर्फ सूखी रोटी ही खिला पाती हूँ और कुछ भी नहीं दे पा रही। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं नदी से पानी भरने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वर्षा अपनी माँ को खाना देती है और खुद नदी पर पानी भरने चली जाती है। पानी भरते वक्त वर्षा नदी के पास बैठकर अपने बालों को धोने लगती है। वहीं पर एक ईशान नाम का लड़का होता है, जिसकी नजर वर्षा पर पड़ती है। वो वर्षा के लंबे बालों को देखता ही रह जाता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है। इसकी तो गर्दन भी सुराही जैसी है। ईशान ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वर्षा पीछे मुड़ती है। कौन हो तुम? कौन हो? जरा सामने आओ। फिर ईशान उसके सामने आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको छिप छिप कर देख रहा था। आप मुझे मेरी गलती की कोई भी सजा दे सकती हो, मुझे मंजूर होगी। ईशान को अपनी गलती का एहसास होता देख वर्षा को भी ईशान पसंद आ जाता है और वो उसकी बातों में खो जाती है। वर्षा अपने बालों को जल्दी से बांध लेती है कि तभी बांधते समय वर्षा के बाल ईशान के मुंह पर लग जाते हैं। अरे वाह, ये सुंदर बाल कैसे लहरा रहे हैं। वर्षा एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। ईशान समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वर्षा भी उसको पसंद करती है। इसी तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात के समय दोनों चांद को देखते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। सुबह होते ही ईशान और वर्षा दोनों नदी के पास मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है और अब ये सब कुछ प्यार में बदल जाता है। फिर एक दिन ईशान वर्षा से कहता है, वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ले चलो मुझे अपने घर, अपनी दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए। थैंक यू वर्षा, मैं आज ही जाकर अपनी माँ से बात करूँगा। तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर तुम्हारे घर भी आऊँगा। इसके बाद दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं और शाम के समय दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ईशान अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ।
बेटा, इसमें इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? आखिर तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम कल ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। इसके बाद अगली सुबह ईशान अपनी माँ के साथ वर्षा के घर आता है। वर्षा का घर ईशान की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो चारों तरफ देखती रहती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती ईशान। लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, तू मेरा एक लौता बेटा है और मैंने तेरी शादी को लेकर बहुत सपने सजाए हैं, लेकिन ये तो एकदम गरीब और फटीचर भिखारी लोग हैं। ये हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। इतनी छोटी सी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं, तो फिर हमें क्या ही देंगे। मैं मानती हूँ कि ये लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। मैं जानती हूँ इसमें कोई खोट नहीं है, लेकिन मैं तेरी शादी नहीं कर सकती। माँ, अगर आपकी यही सोच है तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वर्षा से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस 2 कौड़ी की लड़की ने तुझे बर्बाद कर दिया है और तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। तू पागल हो गया है। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर। ये लंबे बालों वाली लड़की डायन है, डायन। मैं इसे नहीं अपना सकती। इतना कहकर ईशान की माँ वहाँ से गुस्से में वापस चली जाती है। लेकिन अगले दिन ईशान और वर्षा दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेती हैं। वर्षा, मैं सभी रीति रिवाज के साथ तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं भी आपको आज से अपना सब कुछ मानती हूँ। इसके बाद ईशान वर्षा को लेकर अपने घर आता है और घर पहुंचकर ईशान अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से ये आपकी बहू है। आखिर तुमने मेरे बेटे को अपने इस काले बालों वाले जादू में फंसा ही लिया। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मानो या ना मानो, आज से ये आपकी बहू है। अब इसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। अगर आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो हम बिना आशीर्वाद के ही रह लेंगे और ये घर छोड़ देंगे। अरे बेटा, ये तो क्या कह रहा है? तू मेरा एक लौता बेटा है। अगर तू चला जाएगा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आओ बहू रानी, अंदर आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ईशान की माँ एक बहुत खड़ूस औरत थी। वो वर्षा को अपने घर में प्रवेश तो करवा लेती है, पर ईशान की गैर मौजूदगी में वो वर्षा पर बहुत अत्याचार करती है। क्यों रे करमचली, तुझे बड़ा शौक है ना लंबे लंबे बाल रखने का? घर में चारों तरफ तेरे बाल क्यों बिखरे रहते हैं? खाना खाओ तो खाने में बाल आता है, चारों तरफ देखो तो तेरे ही बाल नजर आते हैं। सासू माँ, मैंने भी पिछले 3 दिनों से अपने बालों में कंघी नहीं की है, तो फिर मेरे बाल इधर उधर कैसे गिर सकते हैं? अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर वो मेरे बाल हैं? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो उसके बालों को जोर से पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। माँ, मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब वर्षा की सास हर दिन उसे परेशान करती, फिर भी वर्षा ईशान से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन निकलने लगे और वो वर्षा को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। एक दिन उसकी सास, ये वर्षा की बच्ची बड़ा इतराती है ना अपने बालों पर। आज इस शैम्पू को लगाते ही उसके सारे बाल झड़ जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी, तब मजा आएगा मुझे। वर्षा बाथरूम में रखा हुआ वो शैम्पू लगा लेती है और धीरे धीरे करके वर्षा के सारे बाल झड़ जाती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है। अपने आप को गंजा देख वर्षा बहुत दुखी होती है।
अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों के साथ? मेरे सभी बाल झड़ गए और अब मैं गंजी हो गई हूँ। मैं इस तरह अपना ये मुंह लेकर किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। वर्षा ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और कहती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे तो इतने लंबे बाल थे और तुम कैसी हो गई? वैसे चांद जैसा तुम्हारा सर बहुत सुंदर लग रहा है। वर्षा के गंजे होने की बात सभी लोगों तक पहुंच जाती है और पूरे गांव में बातें होने लगती हैं। अरे सुना तुमने बंटी की मम्मी, वर्षा गंजी हो गई है। अब ना उसके बाल रहे और ना ही उसकी लहराती हुई चोटी। अच्छा ही हुआ उसके सर की पूरी हरियाली झड़ गई। अपने लंबे बालों पर बड़ा इतराती थी। वर्षा अपने बालों को खोने के बाद बहुत उदास रहने लगी। उसको इतना उदास रहता देख ईशान उससे कहता है, वर्षा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हारे बालों से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। ईशान, तुम समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए उसके बाल ही सब कुछ होते हैं। बालों की वजह से ही वो सबसे सुंदर लगती है। और तुमने भी तो मुझे बालों के साथ ही पसंद किया था ना? ईशान वर्षा को बहुत समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वर्षा कमरे में बैठकर रो रही होती है और ऊपर वाले को याद कर रही होती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, कोई चमत्कार कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। तभी वर्षा के सामने एक चमकदार रोशनी आती है और उसमें उसके पिता प्रकट होते हैं। वर्षा, मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी उदास मत हो। पिताजी, आप यहाँ? मैं आपको बहुत याद करती हूँ पिताजी। देखो ना, मेरी क्या हालत हो गई है। बेटी, तेरी बातों में बहुत ताकत है, इसलिए देख, ऊपर वाले ने मुझे स्वर्ग से यहाँ भेजा है। वर्षा के पिता अपनी जादुई शक्तियों से वर्षा के लंबे सुनहरे सोने के बाल कर देते हैं और कहते हैं, बेटी, ये जादुई सोने के बाल तेरी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे और ये जादुई सोने के बाल तुझे रोजे सोने का सिक्का भी देंगे। तू वो सोने का सिक्का अपनी सास को दे दिया करना, फिर वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद उसके पिता गायब हो जाते हैं। वर्षा अपने आप को आईने में देखने लगती है। अपने लंबे सोने के बाल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वर्षा अपने बालों में कंघी करने लगती है। तभी उसके बालों में से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता है। वर्षा वो सिक्का लेकर अपने पिता के कहे मुताबिक अपनी सास को दे देती है और अपनी सासू माँ को सारी कहानी बताती है। सासू माँ, ये सिक्का मुझे पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है और ऐसा सिक्का मैं रोज आपको ला कर दूंगी। अपनी बहू के बाल देखकर ईशान की माँ हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बहू, रातों रात तेरे बाल भी आ गए और सोने के कैसे हो गए? माँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल रात मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने अपने जादू से मुझे ये जादुई सोने के बाल दिए हैं। इतना बोलकर वर्षा वहाँ से अपने काम करने चली जाती है। यहाँ ईशान की माँ खुद से कहती है, हे ऊपर वाले, मैं तो खामखा इसके बालों से जल रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये भिखारन इतनी फायदेमंद है। अब ये मुझे रोज रोज एक सोने का सिक्का दिया करेगी। अब तो मेरी तो लॉटरी लग गई। कहीं ये बात इसको पता न लग जाए कि इसके गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। ये मुझे छुपा कर रखना होगा।
कमलिका ये सारी बातें बोल ही रही होती है कि तभी उसका बेटा ईशान ये सारी बातें सुन लेता है। माँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले ही शक था, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। आखिर आप वर्षा के बालों से क्यों जलती हो? क्या वर्षा की जगह अगर आपकी खुद की बेटी होती तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करती? ईशान की बातें सुनकर उसको बहुत दुख होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें हमेशा बहुत गलत समझती रही और तुमने मुझे माँ समझा। मैं आज अपने किए पर पछता रही हूँ। तुम्हारे गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। मैंने तेरे साथ कितना भला बुरा किया और परेशान किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो बेटा। मैं आपकी किसी भी बात से नाराज नहीं हूँ और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़ी है, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। चलिए अब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से वर्षा अपनी सास और अपने पति ईशान के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।